Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss business finance. आज हम बिजनेस फाइनेंस के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द यूजीसी. ठीक है जी, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही वेरी मच इंपॉर्टेंट हैं. चलिए पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फर्म को पे करनी होती है. जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, उसने फर्म में कुछ रुपए जैसे कि 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए. ठीक है जी, उस पर वो 10% जो है प्रीमियम पे उसने उसने दिया उसको. ठीक है, उसके बाद क्या है, उसने ब्रोकरेज वगैरह भी एक्सपेंसेस जो भी कुछ खर्च थे उसको काट लिया जाएगा. मतलब उसने 10 लाख उसने इन्वेस्ट किए तो उस फर्म को क्या देना होगा, उसे 10% उनकी इंटरेस्ट देना होता है. तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है जी, जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी रेट होती है जो कि हमारी फर्म के इनफ्लो को और आउटफ्लो को, ठीक है, फर्म का जो कैश इनफ्लो हुआ है और जो कैश आउटफ्लो हुआ है उनको इक्वलेट कर देती है. और ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो फर्म को अपने इन्वेस्टर को देनी ही होती है. ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है. इधर क्या था, इम्प्लिसिट कॉस्ट था जिसमें नहीं लिखा है. चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इन्वेस्टर मतलब कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह होती है. इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्म के लिए भी इसे बोल सकते हैं. दिस इज़ कॉस्ट विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली, ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिटली पेड नहीं करनी फर्म को, बट इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड करते हैं अर्न करने के लिए ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट पर ये अमाउंट जो है उन्हें दी जाए. उनको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं. ठीक है जी, जैसे कि फर्म के पास जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का उसने कुछ तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम. और कुछ उसने अपनी फर्म को एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ इनकम जो है रिटेन करके रख ली, तो उसको हम बोल लेते हैं रिटेनिंग इनकम्स. ठीक है जी, और कुछ ऑथर्स मानते हैं कि ये जो रिटेन अर्निंग होती है ये कॉस्ट फ्री होती है क्योंकि इस फंड पर कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि फर्म ने इस फंड पर कोई भी क्या नहीं देना होता, डिविडेंड नहीं देना होता, इंटरेस्ट नहीं देना होता, इसलिए कॉस्ट फ्री होती है. बट कुछ मानते हैं कि नहीं, ये कॉस्ट फ्री नहीं होती. क्योंकि होता क्या है कि अगर ये फर्म जो है इस रिटेन अर्निंग को अर्न करके नहीं रखता, ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो इन्वेस्टर इसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे और उससे पैसा अर्न कर सकते थे. इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि रिटेन अर्निंग पर उन्हें मिनिमम इंटरेस्ट तो कम से कम दिया जाए, या फिर उस पैसे को इस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि क्या होता है, उनको प्रॉफिट हो इन फ्यूचर में. तो इसको जो ये कॉस्ट होती हैं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं. ठीक है जी, ये कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है किसके लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं सेपरेटली कैलकुलेटेड. इसको हम, अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऑफ ऑल फंड्स की कैलकुलेट करनी है तो हम उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे. अगर हर फंड की स्पेसिफिक सेपरेट करके कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे. ठीक है जी, द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हर एक कंपोनेंट की जो कैपिटल कॉस्ट आई है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं. ए फर्म राइज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जस्ट एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड्स. ठीक है जी, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल इंडिविजुअली, ये सब क्या होते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट होते हैं. और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ओवरऑल में होता है कि हम सारे फंड्स की एक साथ ही जो है हमारी कॉस्ट उसको निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं केओ. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म्स. ये क्या होती है, इसको बोलते हैं मतलब कंबाइंड कॉस्ट होती है. ठीक है, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फंड्स, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फंड्स हैं उनकी सारे की कॉस्ट को एक साथ मिलाकर होती है जो कि फर्म ने यूज़ करता है. वेट आर द पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इन द टोटल कैपिटल. इसमें होता क्या है कि हर एक जो हमारी फर्म है वो कोई सी भी कैपिटल यूज़ कर रही है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ
डेप्ट निकालनी है या फिर प्रेफरेंस की कॉस्ट या फिर इक्विटी की कॉस्ट या फिर रिटेन अर्निंग की कॉस्ट, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको एक तरह का वेट दे दिया जाता है। फिर वेट को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि वेट है डिवेंचर का तो डिवेंचर के वेट को डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का वेट है, कॉस्ट है, तो उसको प्रेफरेंस शेयर्स के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेट है तो उसको उसको उसके वेट से, अगर उसका रिटेन अर्निंग का वेट है तो उसको रिटेन अर्निंग की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे क्या निकल जाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ राइजिंग 1 एक्स्ट्रा रुपीज़ ऑफ कैपिटल। अगर जो मार्जिनल कॉस्ट क्यों आती है, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं 1 एक्स्ट्रा रुपीज़ ऑफ कैपिटल। अगर हम एक एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, तो उससे जो कॉस्ट आती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इट इज़ एन इंक्रीमेंटल या फॉर डिफरेंशिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसे बोलते हैं। इट इज़ प्रेफर टू चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। फ्रॉम राइजिंग ऑफ 1 मोर रुपीज़ ऑफ फंड्स, 1 रुपीज़ का भी या फिर कुछ रुपीज़ का जो फंड हमने मोर किया, उससे जो कैपिटल की कॉस्ट आई उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। इन द अदर वर्ड्स, इट इज़ डिस्क्राइब एज ए रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स एक्वायर टू बी राइज बाई द कंपनी। ये रिलेवेंट कॉस्ट है ऑफ न्यू फंड्स के लिए, एक्वायर टू बी राइज बाई द कंपनी, जो कंपनी ने अपने फंड्स को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो हमने कॉस्ट को ऑब्टेन करने की जो भी हमारी कॉस्ट आई, उसके बाद होता है मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द कैपिटल प्रोवाइडर। जैसे कि हमने कहीं से लोन लिया, कहीं से हमने, या हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, अपने जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है फर्म में उन पर वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं या फिर डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट टू एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए बेसिक इन्वेस्टमेंट। ये प्रेफर करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह, जैसे कि अगर वो उधर इन्वेस्ट नहीं करता तो कहीं और इन्वेस्ट करता। ठीक है, अगर उसको, जैसे कि हमने कोई फ़ंड इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, उसको हमें मिल रहा है 10% प्रीमियम मिल रहा है, बट अगर हम उसे कहीं और करते तो हमें कितना मिल रहा होता, मतलब हम उससे कहाँ, मतलब उससे मिल रहा होता, कहीं और करते तो 8% मिल रहा था। हमने कंपनी में क्यों किया, क्योंकि हमें कहीं और से ज़्यादा मिल रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 8% हो गई 10% की। ठीक है, इज़ द रेट ऑफ रिटर्न that could have been earned by the putting the same money into a different investment with equal risk। कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होती क्या है, एक रेट ऑफ रिटर्न होता है, दैट कुड बी अर्न, वो उसको हम अर्न कर सकते हैं बाई पुटिंग द सेम मनी इनटू द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि उसी जो हमारी मनी थी उसको किसी अनदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर कर हम इक्वल जो अमाउंट ले रहे होते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ले सकते थे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू द पर स्टूडेंट। जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो क्या होता है, कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इतना रिटर्न उसे मिलना चाहिए, तो उसको हम उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी। एक इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स टू ए कंपनी एंड क्वाइट नेचुरली। ठीक है जी, ही एक्सपेक्ट ए गुड रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वो अपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न पाना चाहता है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, टारगेट रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स भी, कलेक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं, कलेक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैनी सोर्सेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस द कंपनी शुड बी एबल टू अर्न द इनफ रेवेन्यू। अगर कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स की सेटिस्फैक्शन करना है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना है, तो उसको क्या है, एबल होना चाहिए अर्न करने के लिए इनफ रेवेन्यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि 10 टू द कंपनी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो एक ऐसा मिनिमम रेट होता है जो कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके। इफ़ ए कंपनी कैन राइज लॉन्ग टर्म फंड्स, अगर एक कंपनी क्या करना चाहती है, राइज करती है, बढ़ाती है अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को फ्रॉम द मार्केट
एट 10% के प्रीमियम पर बढ़ाती है, मतलब उसे इंटरेस्ट से डिविडेंड देना है, देन 10% कैन बी यूज एज अ कट ऑफ रेट। हमको 10% क्या होता है, कट ऑफ रेट होता है एज द मैनेजमेंट गेन ओनली व्हेन द प्रोजेक्ट गिव रिटर्न हायर देन द 10%। कहता है कि अगर कोई कंपनी है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट लेनी है कहीं से, तो किसी व्यक्ति ने उसको इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, ठीक है, वो उस पर चाहता है 10% रिटर्न, तो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को तभी ही करेगी अगर उस कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट के करने से उस मैनेजमेंट ये देखेगी कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे हमें 10% से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि 10% तो उसका इन्वेस्टर ही मांग रहा है, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके कारण ही वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो 10% क्या है, डिस्काउंट रेट है। इन द अदर वर्ड इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। एक्वायर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू कीप द मार्केट वैल्यू एज पर अनचेंज, ठीक है। इन द अदर वर्ड मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू द इंक्रीज द प्राइस ऑफ द शेयर्स। बहुत से जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनका जो शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू द इंक्रीज द प्राइस ऑफ द शेयर्स। द कंपनी हैज़ टू अर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल है उससे ज़्यादा अर्न होना चाहिए। द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिटरमाइंड बाई वर्किंग आउट वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट ऑफ राइजिंग द डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। कहता है कि जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको किस तरह डिटरमाइन किया जा सकता है, बाई वर्किंग आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाई डिफरेंट सोर्स की जो वर्किंग कैपिटल है उसके बेस पर उसको डिसीजंस लेना होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कैपिटल, कैपिटल की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा है मार्केट में, वेरियस रिस्क इन्वॉल्व कि उस इन्वेस्टमेंट को करने में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेप्ट इक्विटी ऑफ द फर्म की डेप्ट इक्विटी रेशो क्या है, कितना वो डेप्ट रखना चाहती है, कितनी वो इक्विटी रखना चाहती है। उसके बाद पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या सिग्निफिकेंस है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्ले ए वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि क्या हम डेप्ट में इशू करें या फिर डिवेंचर या फिर शेयर्स इशू करें या प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, ठीक है जी। तो इसमें फाइनेंशियल लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, उनको भी लेने में हेल्प करती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजंस, अप्रेजल ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सारे डिसीजन जो हैं इफेक्ट होते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइजेशन करने में भी ये हेल्प करती है। फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म ट्राई टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म ये ट्राई करती है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाए, ताकि उसके रिटर्न जो है मैक्सिमम हो। देयर शुड बी जुडिशियस मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। हर एक फर्म में डेप्ट इक्विटी का मिक्सचर होता है, कुछ इक्विटी यूज़ करते हैं बट कुछ डेप्ट यूज़ करते हैं, कुछ दोनों यूज़ करते हैं, सो दैट द बिजनेस डज नॉट टू बियर द अनड्यू फाइनेंशियल। तो बिजनेस जो है अनड्यू फाइनेंशियल को वो यूज़ नहीं कर सकती, मतलब उसको बियर नहीं कर सकती, बेकार की कॉस्ट को ये दूर करने में हेल्प करती है। उसके बाद है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है जी। प्रॉपर एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म टेकिंग द बिजनेस डिसीजंस। जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट यूज इन एवेल्यूएट द डिजायरेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, वो एक डिस्काउंट रेट होता है जो ये एवेल्यूएट करने में हेल्प करता है कि जो जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे डिज़ायरेबिलिटी के हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, हम उसकी कॉस्ट को बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स, IIR जो रिटर्न मेथड होता है, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्ट इफ़ इट हैज़ द रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो IIR मेथड होता है कैपिटल बजटिंग का, उसमें एक्सेप्टेंस का क्या रूल होता है कि अगर उसका जो कॉस्ट है और जो रिटर्न है कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज एट द रेट ऑफ डिस्काउंट। जो NPV मेथड होता है उसमें हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट से उसको भी यूज़ करते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी यूज़ करते हैं एज द डिस्काउंटिंग रेटिंग। Therefore, the cost of capital act as a standard for allocating the firm investable fund in the most optimum manners। मतलब कि जो cost of capital है फर्म को अपनी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही हेल्प करती है कि वो किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ऑप्टिमम तरीके से, ताकि उन्हें प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो। फॉर दिस रीजन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज प्रेफर एज अ कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इसे बोलते हैं।
उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग द लीजिंग, लीजिंग पे लेने में भी हेल्प करती है। लीजिंग का मतलब होना है किराए पर लेना, उधार लेना या पट्टे पर लेना। एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेसेसरी इन टेकिंग द लीजिंग डिसीजन ऑफ द बिजनेस कंसर्न, बिजनेस कंसर्न के लिए लीजिंग पर जो डिसीजंस, लीजिंग के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें उसकी कॉस्ट को एनालिसिस करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होती है लिक्विडिटी जो कि फर्म के डेली यूज़ के कारों में हेल्प करती है। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मैक्सिमम रोल अदा करती है। इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी यूज टू कैलकुलेट द cost of carrying investment in receivables and to evaluate the alternative policy regarding receivables. It is also used in inventory management also. इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। मतलब कि हाँ, हम अगर अपने पैसों को कितना लिक्विडिटी फॉर्म में अपने पास रखें, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी, किधर इन्वेस्टमेंट करें वगैरह वगैरह। उसके बाद डिविडेंड डिसीजंस में भी हेल्प करती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन टेकिंग द डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म शुड बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फर्म। जो फर्म की डिविडेंड पॉलिसी होती है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, फर्म के नेचर के हिसाब से बनाई जाती हैं। अगर ग्रोथ फर्म है तो नॉर्मल फर्म है या डिक्लाइनिंग फर्म है। फर्म 3 तरह की होती हैं, ग्रोथ करने वाली, नॉर्मल होनी, डिक्लाइन होनी। अगर नेचर ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो फर्म का नेचर है उसको हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर के थ्रू या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू। अगर हमारी कहता है कि अगर हमारा रेट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो वो ग्रोथ फर्म है। अगर हमारा रेट जो है रिटर्न जो है हमारी कैपिटल के बराबर है तो वो नॉर्मल फर्म है। अगर हमारा रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो वो कौन सी है, डिक्लाइन फर्म है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी कैपिटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिसाइड करने में भी हेल्प करती है। कह रहे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म्स in designing the optimum capital structures, that is the proportion of debt and equity due to importance is given to the overall and weighted average cost of capital firms। कहता है कि वेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये होता है कि फर्म ने अपना डिसाइड करना होता है कि वो कितना अपने डेप्ट में रखेगी, कितना इक्विटी में रखेगी, कितना प्रेफरेंस शेयर्स में रखेगी, उसको अपनी कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो उसमें क्या है, जो रिटर्न है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, केई है, केडी है, केओ है, वो सब क्या है अच्छा रोल अदा करती है ताकि फर्म जो है इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है जैसे कि फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो और उसका जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एवेल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी हेल्प करती है इवेल्यूएट करने में। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज टू इवेल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा रोल अदा करती है। दिस कैन बी डन बाय द कंपेयरिंग द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द फर्म विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बुरा परफॉर्मेंस किया, उनकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके। ठीक है, उन्होंने जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा लगाया उससे कितना प्रॉफिट आया था, उसकी कितनी कॉस्ट है, तो उस सब के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उनका क्या निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मेजर ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म्स। की कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है डिफरेंट सोर्स जो फर्म ने यूज़ किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर होता है, कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा। दिस मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिस्कस। इसमें डिस्कस किया गया है नीचे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स Cost of debentures. The capital structure of a firm normally include the debt to capital. Debt capital को कैपिटल के स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड किया जाता है। ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि लोग अपना जो पैसा होता है उसको कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको फिक्स रेट पर ही उनको इंटरेस्ट चाहिए होता है। ठीक है जी। कह रहे कि डेप्ट में भी इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट डिबेंचर बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन होता है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह डिपॉजिट करते हैं कंपनी में। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल फॉर इशूइंग द डिवेंचर इज कंसिडर टू द कॉस्ट ऑफ कैप डिवेंचर्स। कहते हैं कि जो भी हमने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट कहते हैं या डेप्ट कैपिटल कहते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज मच चीपर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कहता है कि जो अदर कैपिटल्स होती हैं उनसे जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है वो चीपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर जो पे करने वाला इंटरेस्ट होता है उस पर डिडक्शन मिल जाती है, उस पर इंटरेस्ट पर हमने कोई जो भी हमने टैक्स है वो नहीं देना होता है, इसलिए क्या होता है, चीपर होता है। इसका
फॉर्मूला है, कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज कैलकुलेटेड, इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन द डिवेंचर आर इशूड आ रिडीमेबल एट पार, जब हमने डिवेंचर को इशूड किया है और रिडीम किया है एट पार, मतलब कि 100 का है 100 में ही दिया है, ठीक है, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है, उसकी कॉस्ट आती है के डी इजकल टू आर इंटू 1 माइनस टी। आर बोले तो फिक्स इंटरेस्ट रेट, टी बोले तो टैक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम बट और डिस्काउंट। अब जब हमने इशू किए वो प्रीमियम पर इशू किए या फिर डिस्काउंट पे इशू किए बट रिडीम किए एट पार, मतलब हमने पे किए एट पार बट इशू किए प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन में एन पी इंटू 1 माइनस टी। आई बोले तो इंटरेस्ट, एनपी बोले तो नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड जितने में हमने डिवेंचर को इशू किया था या प्रीमियम पर इशू किया, डिस्काउंट पर इशू किया, और 1 माइनस टी, टी का बोले तो इंटरेस्ट, ठीक है जी, जब हमने इशू किए प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर बट रिडीम किए एट पार। उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड केस, व्हेन द डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम और डिस्काउंट रेट रिडीमेबल आफ्टर एन पीरियड। इसका मतलब है जब हमने डिवेंचर्स को क्या किया, रिडीम किया एट प्रीमियम पर, प्रीमियम पर हमने रिडीम किया, मतलब 100 का है 110 में रिडीम किया, बट डिस्काउंट और कहते हैं कि इशू भी हमने, मतलब दोनों की वैल्यू डिफरेंस है, हमने रिडीम भी डिस्काउंट या प्रीमियम पर किया और इशू भी, इधर आएगा इशू, रिडीम नहीं है, इधर आएगा इशू। हमने इशू भी प्रीमियम पर किया और डिस्काउंट पर हमने या फिर प्रीमियम पर हमने रिडीम किया, और आफ्टर द एन पीरियड, एन पीरियड का मतलब होता है कुछ सालों के बाद। तो केडी की क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये, कहता है कि आई बोले तो इंटरेस्ट 1 अपॉन में एन आर वी माइनस एन पी अपॉन में 1 अपॉन में 2 आर वी प्लस एन पी मल्टीप्लाई में 100। आर वी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, रिडीमेबल वैल्यू जितने पर हमने रिडीम किया, और एन पी बोले तो नेट प्रोसीड जितने पर हमने उसको इशू किया, एन होता है नंबर ऑफ़ ईयर, कितने ईयर के बाद किया, आई होता है इंटरेस्ट, और 1 अपॉन में 2। इसका फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट प्लस 1 अपॉन में एन आर वी माइनस एन पी अपॉन में 1 अपॉन में 2 आर वी प्लस एन पी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, जैसे कि ये वाला है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर होता है, आई का मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स रेट होता है, एंड प्रोसीड नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ द प्रिफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स पढ़ते हैं। प्रिफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी होती है वो इशू करती है इसको, ठीक है, मतलब ये इक्विटी शेयर्स को क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, बट ये फिक्स होते हैं, मतलब इनको डिवेंचर्स होल्डर के बाद अपना पैसा मिल जाता है, ये इतने रिस्की नहीं होते। प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं, डिविडेंड रेट कैन बी कंसिडर्ड कॉस्ट, जो भी हम डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स पर जो भी डिविडेंड दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड की, उसकी डिविडेंड होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं उसकी। कह रहा है कि सिंस इट इज़ दिस अमाउंट विच द कंपनी वांट टू पे अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो भी पे करना चाहती है कंपनी, डिवेंचर्स इशू एक्सपेंसेस या डिस्काउंट प्रीमियम टैक्स रिडम्पशन ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट्स, जो भी हमने इशू एक्सपेंसेस आए, जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उन सबको ध्यान में रखेंगे। कहते हैं कि किस तरह होती है, केपी का होता है डीपी अपॉन में एनपी। डीपी बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, डीपी होता है डिविडेंड दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर शेयर के हिसाब से, अपॉन में एनपी बोले तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद पढ़ते हैं, एक मिनट, उसके बाद पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर एंड रिडीमेबल आफ्टर एन पीरियड्स। ये तो था 1 साल के बाद दिए गए, ये है एन पीरियड मतलब कुछ सालों के बाद। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है, एक मिनट, इसका फॉर्मूला सेम जैसे हमने डिबेंचर का पढ़ा, डेब्ट का पढ़ा, उसका ही तरह ही होता है एन पीरियड वाला, बट इस फॉर्मूले में एक चेंजमेंट हो जाता है। इसमें आई की जगह आ जाता है पीडी, क्या आ जाता है, पीडी होता क्या है, जो हमने डिविडेंड दिया है प्रेफरेंस शेयर्स पर, ठीक है, इसमें आता है पीडी प्लस 1 अपॉन में एन आर वी माइनस एन पी 1 अपॉन में 2 आर वी प्लस एन पी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, बस इसमें बस ये फ़र्क होता है। और इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, देयर इज़ ए नो टैक्स एडवांटेज फॉर द कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि जो भी हमने डिविडेंड दे रहे हैं उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलेगा, एज इट्स डिविडेंड इज़ अलाउड डिडक्शन, इसकी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है इस पर, ठीक है जी। स्टूडेंट शुड नोट इट दैट
दैट बोथ इन केस ऑफ द डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंप्यूटेड विद द reference to obligation incurred and proceed received। ठीक है जी, नेट प्रोसीड रिसीव मस्ट टेकन इनटू अकाउंट वाइल द कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहता है कि जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमने क्या रखना है, नेट प्रोसीड को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, कितने का हमने इशू किया था और आरपी को भी कितना हम रिडीम कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, इसको काट देना, ये इक्विटी के हो गया पूरा। इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। इक्विटी होता क्या है, इक्विटी होता है ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी इशू करती है, जिनको कंपनी के ऑनर बोलते हैं। कंपनी का उनका वोटिंग राइट होता है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, उनको सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ऑर्डिनरी शेयर्स द फंड रिक्वायर फॉर ए प्रोजेक्ट में बी राइज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर ऑफ द परमानेंट नेचर्स। वो क्या होते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं। दीज फंड नीड नॉट टू रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको ज़रूरत नहीं होती कि उनको लाइफ टाइम हम पे करें। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इनको सबसे लास्ट में होता है। इनका कुछ फिक्स नहीं होता कि कितनी अमाउंट इनको देनी है, कितनी नहीं देनी है। जो भी हमारा लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको हम कुछ को रख लेते हैं, कुछ को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ डिविडेंड। ठीक है जी, क्योंकि इनका फिक्स्ड रेंट, ठीक है, वो यही बोल रहा है सब कुछ। ठीक है जी, डिविडेंड जो होता है वो फर्म के नेचर पर डिपेंड करता है कि ग्रोथ रेट क्या है, डिविडेंड फर्म ग्रोथ रेट की है, डिक्लाइन है, नॉर्मल है, वगैरह वगैरह। उसके बाद होते हैं इसमें जो कुछ फार्मूलेज़ हैं, फार्मूला हैं, इसके कुछ मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कुछ ये वाला तो डिविडेंड प्राइस रेशियो है। ठीक है जी, डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड होता क्या है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिविडेंड और प्राइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी, ये होता क्या है। नंबर फर्स्ट इसमें वो बोल रहा है, इन्वेस्टर बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी एज ही एक्सेप्ट ए सर्टेन रिटर्न्स और डिविडेंड्स। कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है बाय करता है इक्विटी शेयर्स का और एक पर्टिकुलर कंपनी से वो एक्सेप्ट करता है एक उसे नॉर्मल रिटर्न जो है, एक रिटर्न उसे मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर ऑन द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कहता है कि जो भी एक्सपेक्टेड रेट है और डिविडेंड का, उससे जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। दस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूटेड कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स की कैपिटल है, जो इक्विटी शेयर्स की कैपिटल है उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम्स। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर स्ट्रीम की और डिविडेंड की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज के इज मेजर एज द के का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। जितना भी हम उस पर क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, उसको बोलते हैं के। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि और पी होता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, इफ़ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला था वो था डिविडेंड अपॉन अ प्राइस। ठीक है, डिविडेंड प्राइस रेशो में अगर वो डिविडेंड जो है ग्रोथ रेट से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको ग्रोथ, अगर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर हमने देना है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड, मतलब कि उसको ग्रोथ रेट के हिसाब से देना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम के की वैल्यू रख देंगे। के इक्वल टू होता है डिविडेंड अपॉन में एम पी या पी प्लस जी। के ई होता है कहता है कि के ई कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डी होता है, डी वन क्या होता है, डी वन होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड पेबल इन द नेक्स्ट ईयर्स। कहते हैं कि जो एट द एंड ऑफ द मतलब साल के अंत में देना है या फिर पेबल है नेक्स्ट ईयर में, उसको डी वन बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें ये डी वन अपॉन में पी प्लस जी ये होता है। ठीक है, उसके बाद होता है जी होता है ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स। ठीक है, और डी वन कैसे निकलता है, डी वन निकलता है डी जीरो प्लस वन अपॉन में जी। डी जीरो इज़ द डिविडेंड लास्ट पीरियड या करंट ईयर में जो हम डिविडेंड दे रहे हैं, या लास्ट ही पीरियड में जो भी डिविडेंड दिया था उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डी वन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने डी टू निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे, डी टू निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है डी वन इंटू वन प्लस में जी, ठीक है, डी वन इंटू वन प्लस में जी, या फिर होता है डी जीरो इंटू वन प्लस में जी का स्क्वायर।
ठीक है। इस तरह ही D3 निकालते हैं। D3 कैसे निकालते हैं, अब मैं बोल रही हूँ, उनको नोट कर सकते हैं। ये होता है D3 निकालने का D2 इंटू 1 प्लस में G। अगर D4 निकालना है तो कैसे करेंगे, D4 निकाल रहे हैं तो D3 आ जाएगा इंटू 1 प्लस G आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके कुछ फॉर्मूलेज थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए पढ़ते हैं। दिस मेथड सूटेबल होता है फॉर द एंटिटी वेयर द ग्रोथ रेट इज डिविडेंड इज रिलेटिवली स्टेबल्स। कहते हैं कि जो ग्रोथ रेट होती है डिविडेंड्स में क्या होती है, स्टेबल होती है, तब ये बेनिफिट होता है, इसका मतलब ये स्टेबल होता है। बट दिस मेथड इज इग्नोर द कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये क्या इग्नोर करता है, कैपिटल की एप्रिसिएशन वैल्यू इन द शेयर्स में। द कंपनी विच डिक्लेयर द हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटम ऑफ अर्निंग विल बी प्लेस एट ए प्रीमियम as compared to a company which earn the same amount of profit but utilize the major part of it as a financing expansion and programs। कहता है कि अगर कोई कंपनी है जो डिक्लेयर करती है हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटम ऑफ अर्निंग, जितनी उसे अर्निंग हुई उसमें हाई अमाउंट जो है डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड्स के लिए। ठीक है, विल बी प्लेस एट ए प्रीमियम, वो किसके प्लेस पर होगी, प्रीमियम मतलब अच्छी पोजीशन पे होगी। एज़ कम्पेयर टू ए कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो कि अर्न कर रही है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट डिविडेंड सेम डिक्लेयर नहीं कर रही है, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को यूटिलाइज़ कर रही है अपनी फाइनेंसिंग में या फिर अपनी फर्म को एक्सपेंशन करने में, इसमें यूटिलाइज़ कर रही है, तो उसकी कम वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली कंपनी में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्निंग प्राइस रेशो मेथड। ये है अर्निंग, ठीक है, इसमें ठीक कर लेना है आपने, इसे है ये है अर्निंग प्राइस रेशो मेथड। अर्निंग प्राइस रेशो नीचे लिखा हुआ है, कह रहे कि दिस मेथड टेकन इनटू अकाउंट द अर्निंग पर शेयर, EPS को ये कैलकुलेट करता है एंड द मार्केट प्राइस। किसको, अर्निंग प्राइस शेयर में क्या होता है, ये EPS को और MP को, MP बोले तो मार्केट प्राइस, दोनों को ही अपने ध्यान में रखता है। ठीक है जी, जब हम निकालते हैं KE तो KE किस तरह निकालते हैं हम, KE इसमें निकालते हैं EPS अपॉन में MP। क्या होता है, EPS अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100। ठीक है जी, दिस मेथड टेकन ये तो बता दिया मैंने आपको। कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड अर्निंग, अर्निंग की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उस पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो बेस करती है। आर्ग्यूमेंट इज दैट ईच इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग वेदर डिस्ट्रीब्यूट और नॉट फ्रॉम द कंपनी इन हुज शेयर ही इन्वेस्ट। इफ़ द अर्निंग आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड इट कीप द रिटेन अर्निंग। अगर उसने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जो उसको प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उसको क्या कर लेगा, वो रिटेन कर लेगा अपनी फर्म को ग्रो करने के लिए। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर लिख दिया है, EPS अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, जिससे KE निकलती है, ये उसका फॉर्मूला ही है जो बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे मेजर करते हैं। E बोले तो अर्निंग, P बोले तो प्राइस। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला। अगर जो है ग्रोथ रेट से है, अगर क्या है कि हमने जो है ग्रोथ रेट से हमने जो मतलब कि निकालना है ग्रोथ रेट, अगर हमने जो अर्निंग वाली है ग्रोथ रेट से निकालनी है तो हमने क्या करना है, E अपॉन में P प्लस G और ये और कर देना है। दिस मेथड इज सिमिलर एज डिविडेंड प्राइस मेथड की तरह ही होता है, इसमें डिविडेंड अपॉन में प्राइस था, इसमें अर्निंग अपॉन EPS अपॉन में प्राइस है। बट इट इग्नोर द फैक्टर ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये कैपिटल की एप्रिसिएशन को क्या करती है, इग्नोर करती है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, देयर आर कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स इन द मार्केट इंक्लूड द ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग commissions etc. pay to broker, underwriter. These costs are to be adjusted with the current market price of the share at the time of computing the equity share capital। ये एडजस्ट कर लेता है कॉस्ट को, जो भी कुछ कॉस्ट आई उसको करंट मार्केट प्राइस के साथ। ठीक है, जब हम कैपिटल की वैल्यू निकालते हैं, सिंस द फुल मार्केट वैल्यू पर शेयर्स कैन नॉट बी रियलाइज, तो हमें कुल जो मार्केट वैल्यू है वो रियलाइज़ नहीं होती है। ठीक है, सो द मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी एडजस्ट, जैसे कि 1 माइनस एफ बोले तो रेट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट। ठीक है जी, मतलब इसका जो भी हमें फ्लोटिंग वगैरह कॉस्ट आई उसको सब एडजस्ट कर लेता है, ताकि हम इससे हमें क्या होता है कि फुल मार्केट वैल्यू पर शेयर की रियलाइज़ नहीं होती है, नहीं मिलती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये K अपॉन P इंटू 1 माइनस एफ प्लस G। ठीक है जी, ये होती है फ्लोटिंग कॉस्ट को भी एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मैंने आपको कई बार बता दिया, रिटेन अर्निंग होता क्या है। रिटेन अर्निंग ऐसी अर्निंग होती है जो कि फर्म जो है अपने पास रखती है, उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ठीक है जी,
क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। द फर्म रिटेन अर्निंग बाय यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म को एक्सपेंशन करने के लिए ये रखा जाता है। व्हेन द अर्निंग इज आर रिटेन इन द बिजनेस, शेयर होल्डर आर फोर्स फॉरगो डिविडेंड्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो डिविडेंड कम हो जाता है। डिविडेंड फॉरगो बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन फैक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। इफ़ द अर्निंग आर नॉट रिटेन दे आर पास ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उस पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे उसको कहीं और इन्वेस्ट कर। ठीक है जी। कहता है कि कई जो KR होती है विल बी एडजस्ट बाय द पर्सनल टैक्स रेट एंड द एप्लीकेबल ब्रोकरेज एंड कमीशंस, इन सबको ये एडजस्ट करती है KR। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इफ़ देयर फोर KE इजकल टू KR, तो क्या होता है, KE इजकल टू DP अपॉन में P प्लस G, तो KR का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा। मैनी अकाउंटेंट, जो बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अर्न एज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है जी। हाउएवर इफ़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड मॉडल। ठीक है जी। अगर हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड के मॉडल के थ्रू एज सेपरेट, रिटेन अर्निंग नीड नॉट टू कंप्यूट उसको, मतलब तो हमें ज़रूरी नहीं है, एक बार हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर ली तो हम उसको ज़रूरत नहीं है रिटेन अर्निंग की कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि दोनों सेम होती हैं। सिंस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज ऑटोमेटिकली इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो KR इजकल टू KE इजकल टू D अपॉन में P प्लस G। कह रहे कि देयर इज़ नो टैक्स एंड ब्रोकरेज, अगर कोई टैक्स ब्रोकरेज नहीं है तो KR इजकल टू KE इजकल टू D1 प्लस G। ठीक है जी। वेयर द KR द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, KE जो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है। और ये क्या होता है, D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, P0 करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक्स। ठीक है, जो होता है ग्रोथ रेट, क्या होता है, ग्रोथ रेट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेयर द टैक्स आर ब्रोकरेज इंक्लूड, अगर टैक्स या ब्रोकरेज जो है इंक्लूड है तो उसका क्या होगा, उसका होता है इस तरह, कहता है कि KR इजकल टू KE तो होता ही होता है, तो KE 1 माइनस T 1 माइनस B, 1 माइनस B बोले तो ब्रोकरेज या कमीशन टू रिक्वायर द न्यू शेयर्स, मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ द शेयर होल्डर्स 1 माइनस T। उसके बाद पढ़ते हैं हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए कह रहे कि फर्म में प्रिक्यूर लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक द इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा। जो एक फ़र्म होती है वो क्या करती है, बहुत सारे फंड्स को इकट्ठा करती है अपनी बिजनेस की, जो हमारी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको चलाने के लिए उसे फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस को बहुत सारे सोर्स से लेती है, जैसे कि डिवेंचर्स इशू करती है, शेयर कैपिटल इशू करती है, रिटेन अर्निंग लेती है। ठीक है जी। at different cost but depend on the risk perceived by the investors. When all these costs of different form of long term fund are weighted by their relative proportion to the overall cost of capital, कहता है कि जितने भी हमारी जो ऑल दीज कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म, जितने भी हमारी डिफरेंट फॉर्म की जो भी हमारे फंड्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म फंड हैं, जो उनकी जो कॉस्ट है उनकी डिफरेंट होती है, उन सबको वेट हम देते हैं किसके बेस पर, रिलेटिव प्रोपोर्शन टू गेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसके बेस पर जितना उसका प्रोपोर्शन है उसके बेस पर उसमें वेट देते हैं। इट इज़ टर्म एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉन एज द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when all these cost of different form of long term funds are weighted by the relative proportion to get the overall cost of capital, it is term as the weighted average cost of capital। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद वाइल टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, द वेटेड एंड कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर, तो हम इसको ध्यान में रखते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ की जाती है बाय द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो रीजंस हैं इसके लिए ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यूज़ की जाती है। नंबर फर्स्ट, इट इज़ यूजफुल इन टेकिंग द कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। इट इज़ रिकॉग्नाइज with the various source of finance from which the investment proposal drive its life bloods। कहते हैं कि रिकॉग्नाइज करती है वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस को, जिससे कि हमारी जो
फाइनेंस है वो अच्छे से मजबूत हो जाती है। उसके बाद है इट इंडिकेट द ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स। ऑप्टिमम कम्बिनेशन बताती है वेरियस सोर्स की फॉर फाइनेंस के लिए, फॉर एनहांसमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, जैसे कि मार्केट की वैल्यू जो है हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड एज ए बेस फॉर द कंपेरिजन अमॉन्ग द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक बेस प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने डिफरेंट जो भी हमारे क्या हैं सोर्स हैं उनकी कॉस्ट को हम कंपेयर कर सकें। और जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम डिनोट करते हैं KO से। Computation of the weighted average cost of capital. Computation of weighted average cost of capital is made in the following way. Specific cost of each source of funds. हर एक कॉस्ट की जो स्पेसिफिक सोर्स है उसको हम कंप्यूट करते हैं। कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवेंचर्स का इज टू कैलकुलेटेड, उन सबको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वेट देते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर टू बी कंप्यूटेड। वेट देते हैं किसके बेस पर, प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है जी। और कंप्यूट करते हैं असाइन टू ईच टाइप ऑफ फंड्स, हर एक फंड्स को वेट देते हैं। दिस इम्प्लाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल बाय द एप्रोप्रिएशन वेट। जितना भी हमारे पास फंड था उसको उसकी स्पेसिफिक रेट, उसकी जो मतलब उसका जो वेट दिया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, जैसे भी उसकी जो इतना भी वैल्यू था उसके बेस पर उसको वेट दिया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, जितनी भी हमारे पास हमारे जो सोर्स की वैल्यू है उसको और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। एंड जनरली द फॉलोइंग वेट आर असाइंस, किसके बेस पर असाइन करते हैं वेट हम, या तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेस करते हैं ऑन द बुक वैल्यू वेट पर, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेस करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के बेस पर, या फिर मार्जिनल बुक वैल्यू ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल के बेस पर। चलिए पढ़ते हैं 1 by 1 बुक वैल्यू के बेस पर कैसे करते हैं। बुक वैल्यू का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑन विच द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स आर सो इन द बुक ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि बुक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम इक्विटी शेयर्स, कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर्स को, डिवेंचर्स को क्या करते हैं, बुक में दिखाते हैं कंपनी की। द रेशियो अमॉन्ग द वैल्यू ऑफ दीज डिफरेंट शेयर्स इज़ यूज एज ए वेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हमने फंड्स यूज़ कर रखे हैं अपनी कंपनी में उन सब का रेशो, द रेशो अमॉन्ग द वैल्यू ऑफ दीज डिफरेंट सोर्स, जो डिफरेंट सोर्स हैं उनका जो रेशो है उसको यूज़ किया जाता है एज ए वेट के लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दीज आर ऑल्सो हिस्टोरिकल वेट भी बोलते हैं इसे। व्हेन दीज वेट आर यूज्ड नो कंसिडरेशन इज़ गिवन ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सोर्स। जब हम बुक वैल्यू के बेस पर वेट दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो भी हमारे फंड होते हैं उन सब की क्या करते हैं हम मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर हमारे 4 लाख थे, रिटेन अर्निंग 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, लॉन्ग टर्म लॉस जो है 3 लाख है। तो उनकी क्या होता है, उनकी बुक वैल्यू के बेस पर उनकी स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। ठीक है जी। ये कहता है कि बट यहाँ से पढ़ते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू इन्वॉल्व सम डिफ़िकल्टी फॉर द मेजरमेंट of cost of capital become a very difficult. Market value of the retained earning does not exist or not given. कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है रिटेन अर्निंग की वो नहीं दे रखी होती, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, ये दोनों मिक्सअप हो गए हैं। चलिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से क्या कहता है, ये दो को मिक्स कर दिया है इसने। मार्केट वैल्यू ऑफ द वेट आर बेस्ड ऑन द वैल्यू रिफ्लेक्टेड बाय द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है उनके बेस पर होते हैं। प्रिपेयर अंडर हिस्टोरिकल वेज, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्रेफरेंस टू यूज़ द मार्केट वैल्यू। जो कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मार्केट वैल्यू को यूज़ करते हैं, उसके बेस पर ही वेट करते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े थे ना, एक तो बुक वैल्यू था, एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है मार्जिनल वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या होते हैं, बैलेंस शीट की वैल्यू उठाकर रख लेते हैं। उसके बाद है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में क्या लेते हैं, जो मार्केट में चल रही होती है उसको ही लेते हैं। बट मार्केट वैल्यू को यूज़ करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि जो हमारी रिटेन अर्निंग होती है उनका कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी डिवाइड बिटवीन डिविडेंड बिटवीन द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग इन द रेशो ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, ये डिवाइड होती है बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग के बेस पर रेशो में। कह रहे कि ऐड ऑल द वेट कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ टू ऑब्टेन द फर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सारे जितने भी फंड्स हैं उनकी कंपोनेंट हैं जितने भी, उन सब की क्या निकाली जाती है, कॉस्ट निकाली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO जो कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग द दैट फार्मूला। तो KO होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। KO होता है जैसे कि हमारा क्या है, वेट मल्टीप्लाई KD प्लस वेट, ठीक है जी, एक मिनट, वेट 2 मतलब मल्टीप्लाई KE, ठीक है, प्लस वेट 3 मल्टीप्लाई KR। इस तरह सबको हम क्या बोलते हैं, इस सबको हम बोलते हैं KO। क्या बोलते हैं, KO बोलते हैं। ये इस तरह इसके फॉर्मूलेज थे जिसमें हम KO निकालते हैं, ठीक है। चलिए मार्जिनल वैल्यू और पढ़ लेते हैं। इसमें मार्जिनल वैल्यू जो होता है वो होता क्या है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज अरेंजिंग फाइनेंस फॉर इट्स न्यू एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, देयर वुड बी नो मच इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। कह रहा है कि जब एक कंपनी क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब पहले से ही वो अस्तित्व में है, वो अरेंज कर रही है फाइनेंस को किसके थ्रू, फॉर इट्स न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, देयर वुड नो बी मच इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफ कैपिटल, क्योंकि उसके पास जो है नया प्रोजेक्ट है, तो उसके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए जो पहले से ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, ठीक है जी। जो मार्जिनल वैल्यू के बेस पर डिसीजंस लेते हैं उसका ये होता है कि हमने नई जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो होता क्या है कि उसके लिए जो पुराना हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पुराने वाले प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो गई है। इसीलिए हमें नई प्रोजेक्ट के लिए नई कॉस्ट, नई ही सारा कुछ डिसाइड जो है करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग, वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब तक हमने कवर कर लिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, सॉरी बजटिंग क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, कि कौन सी असेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हमें रिटर्न जो है हायर मिले, ठीक है जी। हमने न्यू प्रोजेक्ट लगाना है या अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिप्लेसमेंट करना है या रिसर्च या डेवलपमेंट करना है। स्पेशली इन केस ऑफ फ्राइम मिसलेसियस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, सेफ्टी रिलेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वगैरह जो भी एक्सपेंडिचर है उन सबको ध्यान में रखना है। एवेल्यूशन रिक्वायर ऑन द असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट, हमने एक कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखना है कि हमने जिस प्रोजेक्ट में लगाया है उससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। कॉस्ट सर्टेन एंड नॉन इन एडवांस, ठीक है, कॉस्ट होती है सर्टेन होती है और नॉन इन एडवांस हम पहले से जानते हैं कि हमारी इतनी कॉस्ट आ जाती है, बट बेनिफिट जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है और कुछ सालों के बाद मिलता है, कुछ मतलब सर्टेन नहीं होता, ये अनसर्टेन होता है और हम इसे जानते भी नहीं है कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है जी। इट इज़ रिक्वायर लॉट ऑफ एनालिसिस एंड जजमेंट, हमें बहुत सारे एनालिसिस और जजमेंट करने होते हैं जिससे कि हम कॉस्ट बेनिफिट जो है अच्छे से निकाल सकें। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल टू बी फॉलो बाय द एस्टिमेशन कॉस्ट कैश फ्लो, जब हम कैश फ्लो को एस्टिमेट करते होते हैं तो कौन कौन से अप्रोच जो हमें प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। नंबर फर्स्ट, कंसिडरेशन ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकम्स, हमने केवल ऑपरेटिंग इनकम्स को ही कंसीडर करना है, नॉट द फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है, सच एज द इंटरेस्ट को हमने क्या नहीं करना है, ध्यान नहीं रखना है। एंड नॉट फाइनेंशियल कॉस्ट को हमने ध्यान नहीं रखना है, हमने केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान रखना है। कंसीडर और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उनको ध्यान रखना है। कॉस्ट एंड बेनिफिट को इग्नोर द संक कॉस्ट को हमने ध्यान नहीं रखना है। ये क्या पॉइंट पड़ा, पहला था ऑपरेटिंग कॉस्ट को ध्यान रखना है, दूसरा है कि हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ध्यान रखना है। कंसीडर ओनली इंक्रीमेंट इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोडक्ट कैनिबिलाइजेशंस कॉस्ट, इसका मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट के आने से दूसरे प्रोडक्ट की जो सेल है वो ख़त्म हो गई, ठीक है जी। न्यू प्रोडक्ट के आने से पुराने प्रोडक्ट की जो मांग है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, उसको भी हमने ध्यान रखना है। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल को ऑल कैश मस्ट बी ऑन पोस्ट टैक्स बेसिस, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इन केस ऑफ इन्फ्रैक्शन वी हैव टू सेलेक्ट एनी ऑफ टू ऑप्शंस, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो होता है उसको भी हमने फॉलो करना है। उसके बाद होता है नॉमिनल, उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है नॉमिनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नॉमिनल डिस्काउंट रेट,
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं नॉमिनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में, और रियल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में हम रियल डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। नॉमिनल इज़ इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें इंक्लूसिव होता है इन्फ्लेक्शन, बट रियल इज़ ए इन्फ्लेक्शन एडजस्टमेंट मीन एक्सक्लूसिव ऑन इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शन को एडजस्ट कर लेता है तो इसमें एक्सक्लूसिव होता है इन्फ्लेक्शंस। रियल इज़ इक्वल टू नॉमिनल, रियल इज़ इक्वल टू नॉमिनल माइनस कर दें अगर हम इन्फ्लेक्शन को, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स आर ऑन द बेस ऑफ नॉमिनल बेसिस दैट मीन इन्फ्लेक्शन इंक्लूडेड, जितने भी हमारे क्या होते हैं कंपनी अकाउंट होते हैं आर ऑन द नॉमिनल बेसिस पर, वो नॉमिनल बेसिस होते हैं, इसका मतलब होता है कि इसमें हमारा इंक्लूड होता है इन्फ्लेक्शन, क्योंकि नॉमिनल में हमारा इंक्लूड होता है इन्फ्लेक्शंस, बट रियल में क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इन केस ऑफ सिंगल असेट्स। सिंगल असेट्स के बेस में सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू होती क्या है, सेल्वेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो भी हमारी असेट्स है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद जो भी उसका कचरा बचता है उसको हम बेच देते हैं तो उसको हम सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। सेल्वेज वैल्यू मीन द वैल्यू विच इज़ एस्टिमेट टू रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ के एंड में उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, उसको बेच दिया गया, उसको सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशंस, ठीक है जी, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब कि हमारी जो असेट्स की वैल्यू थी उसमें हमने डेप्रेशन घटा दिया, उसके बाद जो अमाउंट बची उसको हम सेल्वेज वैल्यू ये नॉन एज रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। सेल्वेज वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं फॉलो इस तरह। नंबर 1 है बुक सेल्वेज वैल्यू, कह रहा है कि रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन इज़ द बुक सेल्वेज वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू जो वैल्यू रह जाती है फिक्स असेट्स की आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशंस उसको हम सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। इट डिटरमाइन एज फॉलो, बुक सेल्वेज वैल्यू का मतलब होता है जो कॉस्ट ऑफ असेट्स है माइनस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन आया उसको कॉस्ट ऑफ असेट्स में से घटा दिया उसमें से, तो उसकी क्या बन गई, बुक सेल्वेज वैल्यू बन जाती है। उसके बाद है कैश सेल्वेज वैल्यू। कैश सेल्वेज वैल्यू होता क्या है, एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ ए रिमेनिंग असेट्स इज नोन एज द कैश सेल्वेज वैल्यू। जो एक्चुअल सेल वैल्यू है ऑफ द रिमेनिंग असेट्स की जो एक्चुअल सेल वैल्यू है, जो रिमेनिंग असेट्स है उसको हमने बेच दिया, ठीक है जी, इज नोन एज द कैश सेल्वेज वैल्यू। द बुक सेल्वेज वैल्यू में भी इक्वल भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है देन द कैश सेल्वेज वैल्यू से, ठीक है। द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू का मतलब है कि वो कितनी रह गई, और कैश सेल्वेज वैल्यू को हमने उसको बेच दिया, रिमेनिंग को बेच दिया। ये जो बुक सेल्वेज वैल्यू है और कैश सेल्वेज वैल्यू है वो दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। एग्जिस्टिंग असेट कैश सेल्वेज वैल्यू इफेक्ट द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज रिप्लेस। जो एग्जिस्टिंग असेट्स है कैश सेल्वेज वैल्यू की कैश सेल्वेज वैल्यू इफेक्ट करती है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन द असेट्स इज रिप्लेस, ठीक है जी। जब हम असेट्स को रिप्लेस करते हैं तो हमारी कैश सेल्वेज वैल्यूज़ को इफेक्ट करती है। टैक्स एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है जी, व्हेन द कैश एंड बुक सेल्वेज वैल्यू ऑफ द असेट्स इज डिफरेंशिएट इन दिस सिचुएशन वी हैव टू एडजस्ट द टैक्स। कहता है कि जो हमारी बुक सेल्वेज वैल्यू है और कैश सेल्वेज वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है जी। तो हम इस सिचुएशन में टैक्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। कैश सेल्वेज वैल्यू इफेक्ट ऑन एन एस्टिमेशन ऑफ द इनिशियल कैश आउटले। जो हमारी कैश सेल्वेज वैल्यू होती है वो इफेक्ट करती है एस्टिमेशन में ऑफ इनिशियल कैश आउटले को। इफ़ द, इसके कंडीशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ कैश सेल्वेज वैल्यू इज़ इक्वल टू अगर बुक सेल्वेज वैल्यू जो है वो इक्वल है कैश सेल्वेज वैल्यू की तो हम क्या करते हैं। इफ़ एक्सटेंड असेट्स आर सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू देयर इज़ नो टैक्स एडजस्टमेंट बिकॉज टैक्स इज़ एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अगर हमने अपनी बुक वैल्यू को बेच दिया गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर थी तो कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स जो है वो प्रॉफिट लॉस पर लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इफ़ द कैश सेल्वेज वैल्यू मोर देन द बुक सेल्वेज वैल्यू बट लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू। इसमें हम पढ़ते हैं अगर हमारी जो कैश सेल्वेज वैल्यू है वो मोर देन है, मतलब कि हमने बुक वैल्यू से, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट था 3000 का बचा, हमने उसे 5000 में 10,000 में बेच दिया तो वो हमारी कैश सेल्वेज वैल्यू ज़्यादा हुई बुक वैल्यू से, ठीक है, बट ओरिजिनल वैल्यू से कम है। जैसे हमने उसको 20,000 का ख़रीदा था, 3,000 की उसकी रेजिडुअल मतलब कि बुक वैल्यू बची, हमने उसको 10,000 का बेच दिया तो क्या बचा, ये सेल्वेज वैल्यू है, ठीक है जी। व्हेन द
when the company sell fixed assets more than the book salvage value but less than the original cost, this more value is known as the normal gain। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गेन। मतलब कि हमने इफ़ नॉर्मल गेन कंपनी पे टैक्स, और नॉर्मल गेन पर कंपनी क्या देती है, टैक्स देती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक हमने मशीनरी परचेज़ करी थी 5 लाख की 5 साल के लिए, उसकी 5 साल के बाद उसकी वैल्यू बची कितनी, 2.5 लाख उसकी वैल्यू बची। तो हमने उसको सेल कर दिया 2.5 लाख की वैल्यू को, कितने में, 3 लाख में। अब हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू से तो कम में बेचा बट बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच दिया। इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट विल कितना होगा, 50,000 मतलब कि बुक वैल्यू माइनस में कैश सेल्वेज वैल्यू, ये आ गया 50,000 इज़ नॉन एज द नॉर्मल गेन। बुक वैल्यू माइनस में कैश सेल्वेज वैल्यू इजकल टू 50,000, मतलब 3 लाख माइनस में 2.5 लाख इजकल टू 50,000। तो क्या हो गया, नॉर्मल गेन हो गया। इस पर कंपनी ने टैक्स देना है 40% के हिसाब से। ठीक है जी, कितना टैक्स देना है, 40% के हिसाब से। तो कितना हो गया, 20,000 मस्ट पे द टैक्स, तो उसे टैक्स देना है। उसके बाद इफ़ द कंपनी डिज़ायर टू परचेज द न्यू असेट्स, अगर कंपनी जो है डिज़ायर करती है, उसकी इच्छा है कि वो नया जो असेट्स है वो परचेज़ करे, कितने डॉलर का, $6 लाख का। द नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी डिटरमाइन एज फॉलो। तो हम जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ न्यू असेट्स। अगर हम नई असेट्स को परचेज कर रहे हैं, उसका परचेज प्राइस कितना है, आउटफ्लो कितना है, 6 लाख। कैश सैलरीज वैल्यू कितनी है, 3 लाख। हमने इस पर टैक्स पेड किया कितना, 20,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट हो गई 3,20,000। नेट कैश आउटफ्लो इज इंडिकेटेड बाय माइनस एंड नेट कैश इनफ्लो इज इंडिकेटेड बाय प्लस। जो भी हमारा आउटफ्लो, एक तो हमारा ये आउटफ्लो हो गया, एक ये आउटफ्लो हो गया और ये हो गया इनफ्लो। तो क्या हुआ, तो हमने ये वाली यूज़ करेंगे ना कैश सैलरीज वैल्यू, जो हम नई असेट्स परचेज करेंगे, तो हमें इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, ये मतलब कि 6 लाख में से 3 लाख गए तो कितने बचे, 3 लाख बचे। 3 लाख प्लस माइनस के 3 लाख बचे, माइनस के 3 लाख प्लस माइनस के 20,000, तो 3,20,000 बचे, वो भी माइनस के आउटफ्लो। उसके बाद है इफ़ द कैश सैलरीज वैल्यू मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, हमने पहले केस में यही पढ़ा था ना, अगर हमारी कैश सैलरीज वैल्यू मोर देन अ बुक वैल्यू से, केस नंबर 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं इफ़ द कैश सैलरीज वैल्यू मोर देन द बुक वैल्यू एज वेल एज ओरिजिनल वैल्यू। हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कैश सैलरीज वैल्यू जो है हमारी ज़्यादा है बुक वैल्यू से, बट नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। बट इसमें हम पढ़ेंगे कैश सैलरीज वैल्यू हमारी ज़्यादा है किससे, बुक वैल्यू से, और किससे, ओरिजिनल वैल्यू से भी। द डिफरेंस बिटवीन कैश सैलरीज वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और कैश सैलरीज वैल्यू है, उस दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। ठीक है जी, ओरिजिनल में हमने जितना ख़रीदा था और कैश वैल्यू है जो कैश सैलरीज वैल्यू है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे कैपिटल गेन। एंड डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड बुक वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गेन। 2 फॉर्मूले हो गए इसमें। नॉर्मल गेन किसको बोलेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू और माइनस में बुक वैल्यू, जितने हमने ओरिजिनल में ख़रीदा था और जितनी हमारे पास बच गई वो, तो उसको हम नॉर्मल गेन बोलेंगे। और कैपिटल गेन कितना बोलेंगे, जितना हमने उसको बेचा, मतलब सैलरीज वैल्यू, कैश सैलरीज वैल्यू और माइनस में ओरिजिनल वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। बोथ कैपिटल एंड नॉर्मल गेन हैव टू पे टैक्स, बट कैपिटल गेन टैक्स में बी लो देन द नॉर्मल गेन। ठीक है जी, कैपिटल गेन पर हम कम टैक्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गेन। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 3 लाख है। बुक सैलरीज की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। और सैलरीज वैल्यू कितनी है, 3,30,000 है। तो कैश सैलरीज वैल्यू माइनस में ओरिजिनल वैल्यू 30,000 का क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, कैश सैलरीज वैल्यू माइनस में ओरिजिनल वैल्यू, तो उसका 3,30,000 का क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। बट और नॉर्मल गेन क्या होगा, नॉर्मल गेन होगा ओरिजिनल वैल्यू माइनस में बुक सैलरीज वैल्यू, मतलब कि 3 लाख माइनस में 2 लाख इजकल टू 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया, नॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों पर हमें टैक्स देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, टैक्स देते हैं इस पर। कैपिटल गेन पर रेट है 25, नॉर्मल पर 40% है। तो हमने नॉर्मल पर 40% देंगे, कितने, 1 लाख पे 40,000, 40%, तो 1 लाख पे 40,000 हो गया। 25% 30,000 पर देंगे तो वो 7500 हो गया। अगर कंपनी की डिज़ायर है कि वो नई परचेज़ करनी चाहती है असेट्स, तो कैश सैलरीज वैल्यू को कंसीडर करते हैं ना,
तो इसमें हमने आउटफ्लो हो गया कितना 6 लाख का। कैश सेल्वेज वैल्यू जो इनफ्लो है वो कितना है 3,30,000। टैक्स हमने पेड किया 7500। टैक्स हमने और नॉर्मल गेन पर कितना 40,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया 3,17,500। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कैश सेल्वेज वैल्यू लेस देन द बुक वैल्यू। इसमें होता क्या है, इफ़ द हमारी कैश सेल्वेज वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम है। इफ़ company sale fixed asset less than the book value, the company suffer losses in this situation and save the tax. In the other word, the company face losses, tax need in order to paid. As a result of taxable amount come to surplus at a certain percentage. जैसे सपोज करते हैं हमारी जो बुक सेल्वेज वैल्यू कितनी थी 3 लाख थी और कैश सेल्वेज वैल्यू कितनी है 2.5 लाख है, तो हमने लॉस हो गया। ठीक है, 3 लाख की असेट्स थी, हमने 2.5 लाख में बेच दी तो लॉस हो गया हमें 50,000 का। तो टैक्स की सेविंग हो जाएगी 40% की। तो 40% की सेविंग कितनी होगी 20,000 की 50,000 पे। तो अगर कंपनी नई असेट्स परचेज करना चाहती है कितनी 6 लाख की, तो उसको 20,000 की छूट मिल जाएगी। जैसे कि परचेज़ किया 6 लाख का, कैश सेल्वेज वैल्यू है 2.5 लाख की और टैक्स की सेविंग कर ली। टैक्स की सेविंग कितनी कर ली 20,000 की। ठीक है, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं दिया उसने, लॉस पे थोड़ी टैक्स लगता है। तो कितना हो गया 2.5 लाख प्लस 20,000 कितना हो गया 2,70,000। 6 लाख माइनस 2,70,000 तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई 3,30,000 की। ठीक है, कुछ इस तरह होता है ये। नो कैपिटल लॉस इज ट्रीट एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो कैपिटल लॉस होता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं। दूसरी वाली वीडियो में इसको ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, एंड डू शेयर इफ़ यू वांट्स, इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।